औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास MGT 602 का थीम नंबर 6 है, जो कि हमारा जो लास्ट थीम है मिड टर्म के हवाले से। हमने एंटरप्रेन्योरल के प्रोसेसेस के अबाउट पढ़ना है। सबसे पहले तो डेफिनेशन के अबाउट देखते हैं कि डेफिनेशन में हमें क्या कहा गया। यही डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस की कि एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करना, एक अपॉर्चुनिटी को परसीव करना, देखना और फिर उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर देना। इन तमाम के दरमियान कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे कि फंक्शंस, एक्शंस, एक्टिविटीज़, ये तमाम चीज़ें इंक्लूड हैं। इनको हम एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस कहते हैं। एंटरप्रेन्योर एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कि आसान नहीं है। आपने एक आइडिया लिया, आप अपने खुद बॉस बने और आपने एक बिजनेस को खड़ा कर दिया। ठीक है, इसके कुछ प्रोसेसेस हैं, वो कौन से हैं कि डिसीजन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, कि आपने डिसीजन लेना है कि आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। किस हवाले से बनेंगे, आपकी डिज़ायर क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपका ड्रीम क्या है और आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। आप पर्सनल चीज़ क्या चाहते हैं, पर्सनली किस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं। डेवलपिंग बिजनेस आइडिया, आपने अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप करना है, आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है, आपने एक गोल रखना है कि आपका जो बिजनेस है वो किस हवाले से हो। आइडिया टू वेंचर इस्टेब्लिशमेंट, कि आपने अपने वेंचर को किस तरह से इस्टेब्लिश करना है, क्या इस्टेब्लिश करना है, किस तरह से होगा ये सब कुछ मैनेज करना और फिर अपने फेम को ग्रो करना। ठीक है, ये हमारे तमाम जो हैं प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर प्रोसेस के स्टेप्स हैं कुछ। As we have already discussed the importance of entrepreneurial traits, we will see how these traits help entrepreneurs in entrepreneurial process. कि entrepreneurs को knowledge होनी चाहिए, इंस्पायरेशन होनी चाहिए जो वो आइडिया जनरेट कर रहे हैं। An entrepreneur's trait of knowledge and inspiration help him in idea generation, and entrepreneurial traits of dream, desire, creativity help in venture development. ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको अपना वेंचर बनाने में, पैदा करने में मदद करती हैं। And entrepreneur's trait of determination, learning from trial, error, productivity and efficiency help in production operation. And entrepreneur's trait of leadership and networking help in sustainability and growth. कि जब उसने लीडरशिप करनी है तो लीडर किस तरह से बनना है और नेटवर्किंग किस तरह से करनी है, जिसकी वजह से उसका जो फिल्म है, जिसका वेंचर है वो ग्रोथ करे। ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस इज अल्टरनेटिव डिफाइंड एज अ सेट ऑफ स्टेजेस। ये सेट ऑफ स्टेजेस में भी इसको डिफाइन किया जाता है, इवेंट्स में भी डिफाइन किया जाता है, जो कि एक के बाद दूसरा इवेंट जो है वो फॉलो किया जाता है। इस डेफिनेशन के मुताबिक द एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस स्टेजेस जो हैं वो क्या हैं कि द आइडिया और कंसेप्शन ऑफ द बिजनेस, द इवेंट दैट ट्रिगर्स द ऑपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्रोथ। क्या है कि एंटरप्रेन्योरल स्टेजेस में पहला हमारे पास क्या है कि एक आइडिया है या कंसेप्शन है बिजनेस का, जो कि हमें जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर बाद में उसको बढ़ा देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द बिजनेस को ड्राइव करता है, वो क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर और जो एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के हर स्टेज में, ये ज़रूरी होती हैं बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। ठीक है। An important factor that drive the development and growth of the business at each stage is human behavior and entrepreneurial characteristics. Entrepreneurial traits are shaped by personal attributes and environment. ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, कि हमने अपने मौके को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है और किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि अ फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट क्रिएट अ नीड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और अ बिजनेस, के आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी आपको ज़रूरत हो, जिसको आप तलाश कर रहे हो, जो आपकी नीड को पूरा करे, जो आपकी सर्विसेज के मुताबिक हो, जिससे आप न्यू प्रोडक्ट बना पाएँ, जिससे आप अपना बिजनेस जो एस्टेब्लिश कर पाएँ। उसको आपने सक्सेसफुल बनाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेट और सर्च करना चाहिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। In order to become successful, an entrepreneur must be consciously innovating and searching for a new opportunities. Usually, ventures जो हैं वो 2 ways में स्टार्ट किए जाते हैं।
पहली वे क्या है, पहला रास्ता क्या है? पहला है कि वेंचर इन विच, वेंचर वो जिसमें अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सटर्नली स्टिमुलेटेड हो। अब इसका मतलब क्या है कि आपने जब एक बिजनेस के एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड किया है बिजनेस के अबाउट, तो आपने लुक फॉर करना है, रिकॉग्नाइज करना है अपॉर्चुनिटीज को जो आपके बिजनेस को स्टार्ट करे। ये एक्सटर्नली स्टिमुलेटेड वेंचर्स होते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन भी है, इन एक्सटर्नली स्टिमुलेटेड वेंचर the entrepreneur decide to start a business, look for and recognizes the opportunity and start the business. इंटरनली स्टिमुलेटेड वेंचर्स वो होते हैं जो आपने बिजनेस क्रिएट कर दिया है, अब आपने उसको किस तरह से देखना है, उसकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से फिल करना है, और जो आपकी जो कमी पेशी है आपने उसको किस तरह से इस गैप को फिल करना है। तो ये हमारे पास इंटरनली स्टिमुलेटेड वेंचर्स होते हैं। ठीक, इंटरनली स्टिमुलेटेड वेंचर्स की एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि जैसे स्टोर जो है एक सड़क पे किसी ने खोल लिया है, उसके बाद स्टोर के अंदर नाम उसने अपनी मर्जी से रखा है, लेकिन चीज़ें जो है वो उसने आउटसाइड द स्टोर मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स की चीज़ें उठाकर उसने सेल करना शुरू कर दी हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी ग्रोसरी स्टोर ले लें। ठीक है, तो ये एक्सटर्नली स्टिमुलेटेड वेंचर होता है। ठीक है, आपको आइडिया है, आपने बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, अपॉर्चुनिटी को देखा और जो है वो अपना बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर लिया। लेकिन दूसरा इंटरनली स्टिमुलेटेड क्या है कि आइडिया भी आपका है, प्रोडक्ट भी आपकी है, स्टोर भी आपका ही है। ठीक है, या आप स्टोर बनाएं या ना बनाएं, लेकिन आइडिया आपका है। आपने एक मुआशरे में मतलब एक दूसरे एक मतलब किसी को एक डिफ़िकल्टी फेस करते हुए देखा, या आपने खुद उस डिफ़िकल्टी को फेस किया है, आपने उसको अपॉर्चुनिटी बना दिया और फिर उस अपॉर्चुनिटी को आपने अपने बिजनेस में तब्दील कर लिया। ठीक है, कि whether a venture is externally stimulated or internally stimulated, opportunities are tough to locate. कि a business opportunity represents a possibility for the entrepreneur to successfully fill the large enough unsatisfied need that results in enough sales and profits. कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो मुश्किल का जो बाकी सब जिस मुश्किल को देखते हैं, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उस मुश्किल का हल निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और फिर उसकी सेल्स भी तो बढ़ती हैं, उसका प्रॉफिट भी उसको ही मिलता है। ठीक है, the difficult task in opportunity recognition is to identify that the business or product idea is not merely a different vision of something that already exists. A major mistake entrepreneurs usually make is to pick an existing product about which they are created and passionate and build a business around the model and slightly different from it. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक कभी कभी क्या होता है कि हम एक आइडिया ले लेते हैं और फिर उसको पिक कर लेते हैं, उस पर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बना लेते हैं। हम बहुत एक्साइटेड और पैशनेट होते हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमने इधर उधर नहीं देखा होता कि क्या उस तरह का एग्जिस्टिंग मॉडल ऑलरेडी है, क्या उस तरह का मॉडल जो है वो पहले एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी है, हमें ध्यान रखना कि हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और रिकॉग्नाइज करना अपॉर्चुनिटी को। हमने प्रोडक्ट को बिल्ड तो करना है कस्टमर की डिमांड पर, लेकिन आपने ये भी देखना है कि क्या उस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, या आपने डिट्टो कॉपी उसकी नहीं बना देनी, आपने सबसे डिफरेंट बनानी है। ठीक है, यहाँ पर आगे कहा गया है द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज टू आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज एन अपॉर्चुनिटी एंड बिल्ड अ प्रोडक्ट which is demand of the customer. In other words, make a product that a customer is willing to buy rather than the one entrepreneur wants to make and sell. उन्होंने कहा है कि एंटरप्रेन्योर को इस तरह के प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो कस्टमर चाहता है, ना कि जो एंटरप्रेन्योर अपना सेल बनाकर सेल करना चाहता है। अ गुड अपॉर्चुनिटी शुड हैव 4 क्वालिटीज, 4 क्वालिटीज होती हैं। कौन सी? अट्रैक्टिवनेस, पर्सनल चॉइस, प्रेफरेंस, अट्रैक्टिव। ठीक है, ये तमाम चीज़ें अट्रैक्टिवनेस में आ जाती हैं। ड्यूरेबिलिटी आ जाता है कि शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए आपकी जो अपॉर्चुनिटी के लिहाज से, और अट्रैक्टिवनेस आपकी अपॉर्चुनिटी जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब कोरोना का दौर आया था, जब कोरोना आया था तो मास्क की वैल्यू बढ़ गई थी, पहले तो कोई पूछता भी नहीं था, फिर मास्क की वैल्यू बढ़ गई तो लोगों ने उनके प्राइस को भी इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर टाइम के लिहाज से जो है उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। ठीक है, टाइम लाइनस, वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस एड वैल्यू फॉर बायर एंड एंड यूजर वैल्यू फॉर एंटरप्रेन्योर, ओवरऑल एनवायरनमेंट वैल्यू इन एंड कॉर्ड इन द प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस। ठीक है, ये आपने चाह इनके याद रखनी है। अपॉर्चुनिटीज़ 4 क्वालिटीज़ याद रखनी है। ठीक है, गुड अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए। ठीक है,
ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हो, अपॉर्चुनिटी के लिहाज से आपने सबसे पहले उस पर अटैक करना है। ये ना हो कि मार्केट में पहले ही कोई वो चीज़ सेल कर रहा हो, आप उसी के मुकाबले तो उससे ज़्यादा करके दे दें। आपको मार्केट भी ओवरव्यू करना पड़ता है, आपको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें जो है हम पहले करके आए हैं। फिर उसके बाद टाइम लाइनर्स में हमारे पास क्या होता है कि हमने उसको राइट टाइम पर बनाना है, ठीक है। वैल्यू प्रोपोजिशन में क्या है कि आपने प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू को एंड यूज़र तक पहुंचाना है, ठीक है। अब एक जो एंटरप्रेन्योर है वो अपॉर्चुनिटी का किस तरह से एडवांटेज उठाता है, वो उस अपॉर्चुनिटी को विंडो की तरह समझता है कि विंडो थोड़ी देर के लिए ही खुलती है, ठीक है। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच ए कंपनी कैन एंटर इनटू अ मार्केट। कि विंडो अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें एक कंपनी जो है न्यू मार्केट में आती है, ठीक है, या आने का टाइम होता है। अब इसमें क्या है कि जिसमें आप नई अपनी प्रोडक्ट्स को खोलें, मार्केट में बताएं कि ये प्रोडक्ट भी है, इस तरह से मार्केट जो है वो ग्रो करेगी, आपका फ़िल्म जो है वो सेल होगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल आ रही है कि 1995 द फर्स्ट सर्च इंजन याहू अपीयर्ड इन द मार्केट। फिर उसके बाद ग्लू और फिर एक्सेल और फिर लेकोस आ गया, फिर अल्टा विस्टा आ गया और फिर बाकी बहुत से प्रोडक्ट्स आए, क्या नाम है, सर्च इंजन आए। अब 1998 में गूगल मार्केट में आया, ठीक है। और फिर उसके बाद अब एआई का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आइडिया और अपॉर्चुनिटी में क्या डिफरेंस है। आइडिया जो आपको खुद ब खुद आया होता है, अपॉर्चुनिटी जो आप देखते हैं कि इस वक्त इनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। उम्मीद है थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। आइडिया आप खुद बनाते हैं, आपके माइंड में आता है, ठीक है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है वो सीख होती है, वो ऑडियंस को ज़रूरत होती है इस चीज़ की, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जैसे कि कोरोना आया, आपने उस मौके का फ़ायदा उठाया और आपने जो मास्क है उसको सेल करना शुरू कर दिया, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। वी डिफाइंड एज एन आइडिया समथिंग इमेजिन्ड एंड पिक्चर्ड इन द माइंड। आइडिया इज इन योर माइंड, इट्स थॉट एंड impression और notion। उसके बाद इट मे और मे नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑन द अदर हैंड एन अपॉर्चुनिटी मस्ट पोजेस ऑल फोर क्वांटिटीज। कौन से क्वांटिटीज, अट्रैक्टिवनेस, ड्यूरेबिलिटी, टाइमली एंड वैल्यू एडिशन, ये तमाम चार क्वालिटीज आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद मॉडल ऑफ अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन का प्रोसेस है कि सोर्स क्या है। adopted from entrepreneurship by Diane A. Shepard, Michael P. Petrus and Robert D. Hisrich। जो हमारे पास एंटरप्रेन्योर है वो रिसोर्सेज देखता है अपॉर्चुनिटी के, जैसे कि एन एंटरप्रेन्योर ऑब्जर्व द रिसेंट ट्रेंड्स, वो ट्रेंड्स को देखता है और फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करता है जिससे वो अपना मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो बना सके। जैसे कि दे आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, जो कि नीचे हैं। ग्रीन ट्रेंड, इसका मतलब क्या है कि आप इस तरह से चीज़ों को यूज़ करें कि आप उनको रिसाइकल कर सकें, रीयूज़ कर सकें और रिड्यूस कर सकें। उनका यूज़ ऑफ प्लास्टिक को है वो आप रिड्यूस कर सकें और फैशन के लिहाज से चलें। वेस्ट जो गंद है वो ज़्यादा ना फैले, ठीक है। जैसे कि आजकल ग्रीन ट्रेंड में आया हुआ है ऑर्गेनिक चीज़ है ये। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये फसल उगाई गई है, ये फल उगाए गए बगैर खाद के हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिशंस हैं, इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं थी इसकी मिट्टी में, ये घर के उगाए हैं, तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन ट्रेंड। फिर उसके बाद क्लीन एनर्जी ट्रेंड है। ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि आजकल सोलर को यूज़ किया जा रहा है। सोलर में क्या है कि सूरज की रोशनी से बिजली बनती है, बायोफ्यूल्स हैं, ठीक है। जियोथर्मल विंड है, ठीक है, फ्यूल सेल्स हैं। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक ओरिएंटेशन ट्रेंड आ रहा है, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं जिनमें पेस्टिसाइड्स किसी किस्म के नहीं मिलाए गए, केमिकल फ्री फूड है, वेजिटेबल्स हैं वो घर के बनाए हुए हैं, ठीक है, और फार्मिंग है। फिटनेस और फिर हेल्थ ट्रेंड में हमारे पास माइंड से हमारा ताल्लुक हो जाता है, जैसे कि वॉक करना, योगा करना, घर में वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, मेडिटेशन, ये सब कुछ फिटनेस और हेल्थ ट्रेंड में आ जाता है। सोशल नेटवर्किंग ट्रेंड में हमारे पास क्या है कि आप किसी अपनी राय का इजहार करते हैं, लोगों के मसलों को सॉल्व करते हैं एट अ सोशल लेवल, ठीक है। आप अपना बिजनेस आइडिया लॉन्च करते हैं, सोशल मीडिया पर आप अटैच हो जाते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं,
ट्रैवलिंग एंड एडवेंचर करते हैं, ठीक है। ब्लॉगर्स एंड व्लॉगर्स एंड वर्चुअल कम्युनिकेट्स भी बन करते हैं। Entrepreneur can see the opportunity in any problem of the society. Sometimes a problem exists in the market, which entrepreneur visualize as an opportunity. He thinks solving that problem with creative and innovative service or product. ठीक है। डेमोग्राफी। डेमोग्राफी अब आगे हमने पढ़ना है डेमोग्राफी के अबाउट। डेमोग्राफी का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर है किसका? पॉपुलेशन का। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपने इसको हाईलाइट कर लेना है और अच्छी तरह से देख भी लेना है। इसमें हमारे पास एज, जेंडर, इनकम, एथेंसिटी, रिलीजन, प्रोफेशन, ये तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब एज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज एन एंटरप्रेन्योर। जब वो मार्केट परस्पेक्टिव से देखता है तो एज जो है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उसने किस एज के लिए किस जनरेशन के लिए क्या चीज़ बनानी है, ठीक है। एज जो है वो डिफरेंट एज ब्रैकेट्स की वजह से डिफरेंट डिमांड्स, नीड्स और वांट्स के सवालात खड़े हो जाते होते हैं। अब यहाँ से कुछ इन्होंने डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में कि जो बेबी बूमर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है कि 1946 से 1964 के दरमियान में जो बोर्न हुए उनको हम बेबी बूमर्स कहते हैं। जो 1965 से 1980 के दरमियान उनको हम एक्स जनरेशन कहते हैं। और जो मिलेनियल जो है वो हमारे पास 1980 से 2000 या 1978 से 1999 के अरसे में पैदा है, उनको हम मिलेनियल कहते हैं, ठीक है। और पोस्ट मिलेनियल जो कहते हैं जो 2000 के बाद बोर्न हुए। मिलेनियन जो उसको हम कहते हैं मिलेनियन आर आल्सो नोन एज जनरेशन वाई, मतलब जीन वाई। सम ऑफ द ट्रेड्स ऑफ मिलेनियन जनरेशन वाई: बाइंग पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर ऑन ओल्डर एज, स्पोर्ट केस, ग्लोबल शेयर्ड वैल्यूज, सोशल मीडिया लवर्स, स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी कौन अपनाते हैं? मिलेनियल अपनाते हैं या जनरेशन वाई अपनाती है, ठीक है। मिलेनियल में हमारे पास 1980 से जो अब तक की एज आ रही है उनको मिलेनियल ही कहते हैं, ठीक है। ये सोशल मीडिया से इंटरेक्ट होते हैं। अब ये जो हमारे पास मिलेनियल आ गया ना, जो एज डिवाइड हुई है उसमें जो मिलेनियल का ग्रुप है वो ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया लवर्ड भी हैं, विजुअल कम्युनिकेट से अट्रैक्ट करते हैं ठीक है। ये उनका एक पार्ट है, उनका एक हिस्सा है। ट्रैवल करते हैं, एडवेंचर करते हैं, न्यू ट्रेंड्स को अपनाते हैं, ठीक है। अब वो ज़ाहिर सी बात है पढ़े लिखे हैं तो अब वो चाहते होंगे उनके पास कोई ना कोई जॉब होगी। अब उनके जो घर में ओल्ड पेरेंट्स हैं उनके लिए, अब जापान में है जैसे कि 1890 तक एक इंसान अच्छी तरीके से रह पाता है, उससे भी ज़्यादा एज हो जाती होती है उनकी, तो उनको संभालने के लिए घर नर्सिंग का ट्रेंड शुरू हो गया था। अब तो जो पढ़े लिखे हैं जिनके पास अच्छी गुड विल है तो वो इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, उनको खरीद भी सकते हैं, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक टू बी कंसिडर एंटरप्रेन्योर्स के वर्किंग कपल्स भी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। वर्किंग कपल्स जैसे कि हस्बैंड वाइफ, सिंगल पेरेंट्स। आजकल जो डाइवोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा होने लग गई है जिसकी वजह से सिंगल पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसका ट्रेंड चल पड़ा है। एथनिक ग्रुप्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द फोर्स। योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया इज़ योर डिजिटल आइडेंटिटी। कि आप अगर सोशल मीडिया पर प्रेजेंस रखते हैं तो आपकी वो डिजिटल आइडेंटिटी है, क्योंकि आजकल किसका एरा है? टेक्नोलॉजिकल एरा है। द बिजनेस मस्ट हैव डिजिटल प्रेजेंस। आपका जो बिजनेस है उसकी डिजिटल अपीयरेंस भी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी भी है वो भी डिजिटल होनी चाहिए, जबकि कंज्यूमर जो है वो आप तक पहुंच सके। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो इंटरप्रेन्योर जहाँ पर उनकी प्रेजेंस होना लाजमी है वो है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, लिंक्डइन। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इन पर प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है, एक दो ना भी हों तो भी खैर है। डिजिटल आइडेंटिटी एट सोशल मीडिया हेल्प्स एंटरप्रेन्योर इन नेटवर्किंग एंड शेयरिंग। ये हमने हाईलाइट कर लेना है, इसको एमसीक्यूज के लिए देख लेना। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो रोल अदा करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी, कि आप एक अपॉर्चुनिटी को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास बहुत एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सी टाइप्स होती हैं इकोनॉमीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, जहाँ से वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें। सबसे पहले होता है कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी जिसको कहते हैं, जिसको कमांड इकोनॉमिक सिस्टम को हम प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी जो अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है।
जो कि गवर्नमेंट के डिसाइड करने पर ही प्राइस को सेट किया जाता है। जैसे कि कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में पेट्रोल की एग्जांपल ले लें। पेट्रोल की जो प्राइस है या आटे की प्राइस है, ऑयल की प्राइस है वो, या गैस की प्राइस है सीएनजी, तो ये प्राइजेस जो हैं वो बाय गवर्नमेंट सेट करके देती है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम में मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो भी है इकोनॉमिक फोर्सेस में। पहला है क्वांट इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको हम प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं, जो कि प्लान्ड हुआ होता है। और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को हम फ्री मार्केट भी कहते हैं। इसके अंदर डिमांड्स जो हैं वो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, इसमें गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं होती। हम अपनी सप्लाई करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी चीज़ों को बनाते हैं, उनके प्राइस और क्वांटिटी भी अपनी मर्जी से ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स हु आर फ्री टू डू बिजनेस विद ईच अदर विच मेक द मार्केट मोर कम्पिटिटिव, जिसमें मार्केट में कंपटीशन आ जाता है। ठीक है, दिस competition to acquire resources and give the quality product in market leads toward the most efficient use of scarce resources. There is a little intervention of government in free market economy. Market economy system क्या है, extreme opposite है इसका command economic system का। While countries rarely employ any of these economic system, another type है हमारे पास, उसको mixed economic system कहते हैं। इसमें हमारे पास कमांड भी आती है और मार्केट इकोनॉमी भी आती है। ठीक है, इसमें मार्केट जो है वो फ्री होती है काम करने में, लेकिन उसको गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक भी चलना पड़ता है। ठीक है, उसको गवर्नमेंट की बात भी माननी पड़ती है। इसको हम मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। मोस्ट इकोनॉमिक ये रहा, Most of the economics are based on the mechanism of mixed economic system. Characteristics of mixed economic जैसे coexistence of public and private sector, existence of economic planning, role of pricing system, government directives, government regulation, control over private sector, reduction of economic inequalities। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, मतलब कि लेबर को क्या पे करेंगे आप, कुछ हुकूमत ने हमें बताया हुआ, लेकिन हम कुछ अपनी मर्जी से भी पे करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ज़्यादातर इकोनॉमिक सिस्टम है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही है। ठीक है, जिसमें कमांड भी है, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम भी है और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम भी है, जिसमें हम फ्रीली मार्केटिंग भी करते हैं लेकिन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन से हैं जो हमें इंडिकेट करेंगे इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को। एनुअल ग्रोथ रेट, जीडीपी को हम कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट, और जीडीपी पर कैपिटा भी हमने देखना होता है। जीडीपी पर कैपिटा को हम जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी भी कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, ये तमाम चीज़ों को, फूड इन्फ्लेशन को, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज को, बैलेंस ऑफ ट्रेड को, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को, पर्सनल इनकम टैक्स को, सेल टैक्स को, ये तमाम चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जो हमें बताती हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। ठीक है, जैसे कि हमें अब फॉर एग्जांपल जब बजट आता है तो हम कहते हैं कि लग्जरी आइटम जो हैं वो अफोर्डेबल नहीं है, मतलब महंगी हो गई हैं। ठीक है, जबकि जो For example, an entrepreneur will not offer a luxury product in a region where the purchasing power of consumers is very low. ठीक है, these indicators tell entrepreneur about the economic situation and help him to take timely decisions. उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस आ जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस जो हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं गुड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले की टेक्नोलॉजिकल एरियाज हैं एंटरप्रेन्योर के लिए, उसकी नॉलेज जो है सबसे पहले बिग डाटा के अबाउट होनी चाहिए। बिग डाटा क्या है कि आपने डाटा को एनालाइज करना है। अब आपने उस डाटा को किस तरह से एनालाइज करना है, थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में से। अगर आजकल तो इतने सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें से आप अपना डाटा एनालाइज कर सकते हैं। आप नेट से कोई सी भी ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें डालें आजकल की अपनी सेल्स, और बताएं कि इतना मैं प्राइस बढ़ाना चाहता हूँ, कितनी मेरी सेल्स इफेक्ट होंगे, तो वो आपको तमाम डाटा जो है एनालाइज करके आपको बता देंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं
ये टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस में ही आती हैं, ठीक है। क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस automation using robot and automation technologies to reduce the labor work, 5G, 6G, blockchain, digital privacy, e-governance, virtual space and networking, ये तमाम किसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास? ये तमाम जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास किसकी हैं? टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस की हैं, ठीक है। World Economic Forum defines social innovation, the application of innovative, practical, sustainable, market-based approaches to define society in general and low income or underserved population in particular. अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, हमने उसको देखा, हमने उस पर प्रैक्टिकल्स भी किए, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम उसको सर्व करें, सोशली उसको सर्व करें। हमने एक प्रॉब्लम देखी, एक वर्ल्ड में प्रॉब्लम देखी या एक सोसाइटी में एक प्रॉब्लम देखी, उसको प्रैक्टिकल किया, फिर उसको सोसाइटी में भेजा, मार्केट में भेजा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम मुश्किलात को देखते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए बिजनेस के लिए कंपनीज आगे आती हैं। फिर वो कंपनीज जो हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं और मार्केट में अपनी चीज़ को पेश कर देती हैं। और इस चीज़ का बेनिफिट किसको होगा? जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है। सोशल इनोवेशन में ये आ जाता है। अब इनके रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हैं? एनजीओज इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। एनजीओज जो हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? डोनेशंस पर डिपेंड करते हैं। जब तक डोनेशंस आ रही होंगी एनजीओ अपना काम कर रहा होगा, और जब डोनेशन आना रुक जाती हैं तो समझो एनजीओ भी ख़त्म हो ही जाते हैं। तो आजकल के बिजनेस ने एक ये भी सोचा क्यों ना हम प्रॉफिट्स भी कमाएं और हम कोई ऐसा काम भी करें जिससे हम सोसाइटल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकें और अपना जो है प्रॉफिट भी कमा सकें, ठीक है। For example, यहाँ पर medicine is a cure to disease can be profit-making businesses for a pharmaceutical company, but also solve societal issues like cure that disease. Features of social innovation are tangible business with profit is established in a result of societal issue कि प्रॉफिट जो है वो भी अर्न किया जाएगा और सोसाइटल इश्यूज को भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी लेके आएंगे। कंपनी जो है मैनेज्ड फ्रॉम कंपनीज कोऑपरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड बिजनेस enhancing long-term competitiveness and business growth and a new product development with environment concerns. In other words, हम ये कह सकते हैं कि जो businesses हैं जो हैं वो बिजनेस आइडियाज़ या बिजनेस प्रैक्टिसेस को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। फिर हमारे पास रहता है पार्ट ऑफ एम्स, बिजनेस स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन एजेंडा। अब सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इनोवेशन एजेंडा भी आता है और बिजनेस स्ट्रेटजी भी आ जाती है, ठीक है। अब किसी सोसाइटल इशू को सॉल्व करने के लिए कंपनी वर्क कर रही है तो वो जो है वो कंपनी का कोर ऑपरेशन भी हो सकता है कि उसका अपना काम हो, ठीक है, जो दिल से करना चाह रहे हों, ठीक है। अगर हम इसी तरह से सोसाइटल इश्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा सोसाइटी का और बिजनेस का। हम लॉन्ग टर्म तक जो अपना बिजनेस है उसको ग्रो कर पाएंगे और कम्पिटिटिवनेस जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म होगी। हम न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर पाएंगे जो इन्वायरमेंट के साथ मैच हो रही हो, सूटेबल हो रही हो, जो लोगों को ज़रूरत पड़ रही हो, हम अपनी वो प्रोडक्ट्स को भी कर सकते हैं। बाय द डेफिनेशन हमने देखना है कि इन सोशल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं। वो जो जो हमारे माशरे में जो मसला चल रहा होता है उस प्रॉब्लम को अपने स्किल से एक बिजनेस बना देते हैं या एक ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं या सोल्यूशन का एक प्रॉब्लम निकाल लेते हैं, ठीक है, जिससे वो अपनी सेल्स भी बढ़ाएं, जिससे वो अपना बिजनेस भी बना सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स हु रिकॉग्नाइज द सोशल प्रॉब्लम एंड यूज देयर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स to create a program, business or process to find a solution. Another definition क्या है? क्या social entrepreneur is a process who pursue novel applications that have the potential to solve community-based problems. These individuals are willing to take on the risk and effort to create positive changes in society through the initiatives. गैप क्या है? आगे गैप क्या है कि आपने मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लेकर आनी है। गैप इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग न्यू। गैप क्यों ज़रूरी है कि हम मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लेकर आएँ। गैप इन द मार्केट का मतलब क्या है कि उसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं कि कुछ न्यू होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। It improves on something that already exists and it takes something that exists and find it a new market. To find a gap in the market, it is important for an entrepreneur to conduct market research
कि गैप को फाइंड करने के लिए एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। मार्केट रिसर्च एंड मेजर द characteristics of the market and its size क्या एक specific identified करना चाहिए उसके लिए, ठीक है। Market research also involve market intelligence and industry analysis. The integral part of doing any business is keep tracking of the competitors and industry which is termed as market intelligence. इसका मतलब क्या है कि बिजनेस को लेकर चलना, कंपिटिटर्स को भी देखना, इंडस्ट्री में भी देखना कि किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको मार्केट इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डूइंग एनी बिजनेस के बिजनेस का सबसे ज़रूरी हिस्सा क्या है कि अपने कंपिटिटर्स को देखना, इंडस्ट्री को देखना, मार्केट इंटेलिजेंस कहलाती है। कंपनीज जो हैं वो गेट वैल्यूएबल इनसाइट इन हाउ टू एक्सपेंड एंड ग्रो देयर फिल्म्स बाय कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा ऑफ देयर टारगेट। देखिए हर ब्रांड, हर कंपनी, हर मार्केट में जितना भी बिजनेस जा रहा है वो मार्केट पर ही तवज्जो रखता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में लोगों की किस चीज़ की ज़रूरत है, सोसाइटी के लिए क्या ज़रूरत है। इन तमाम जो चीज़ें होती हैं इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मार्केट पर ही होता है, टारगेट करें मार्केट को, ठीक है। अपने कंज्यूमर्स को देखें, अपने कंपिटिटर्स को देखें। अब इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है कि इंडस्ट्री एनालिसिस इज रिलेटेड टू रिव्यूइंग द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मार्केट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्री एंड द डेवलप एंड द वे टू डेवलप इट्स। इसका मतलब क्या है कि आपने इंडस्ट्री में क्या है, पॉलिटिकल आ जाती हैं, इकोनॉमिक आ जाती हैं और मार्केट फैक्टर्स, इन तमाम चीज़ों को देखना है और फिर आपने अपने आप को डेवलप करना है और फिर आपने अपने बिजनेस को डेवलप करना है, ठीक है। ये मार्केट असेसमेंट टूल्स होते हैं जिसमें आप जो हैं वो अपने आइडिया को चेंज कर देते हैं अपने फेम में, विच गिव्स फेम्स एज एन आइडिया हाउ टू पर्टिकुलर इंडस्ट्री वर्क्स एंड हाउ कम्प्लेक्स इट। आपको ये तमाम चीज़ें क्या आइडिया देती हैं कि इंडस्ट्री में जो बिजनेस है वो किस तरह से वर्क करते हैं, कंपनीज किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोर्टर, 5 फोर्सेस दैट इम्पैक्ट द इंडस्ट्री आर द कंडीशन ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन की हालत क्या है, पावर ऑफ सप्लायर्स क्या हैं, likelihood of new entrants, threat of substitute product and power of customers, ठीक है। ये हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं आइडिया जनरेशन की। सबसे पहली टेक्निक हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरी है प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस और तीसरा है माइंड मैपिंग। आपने तीनों टेक्निक्स का नेम याद रखना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस एंड माइंड मैपिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, जिसमें आप एक ग्रुप में बैठकर अपने आइडिया को बताएं, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसमें एक फैसिलिटेटर या मॉडरेटर हो जो आपकी डिस्कशन को कंट्रोल करे, बताए, आपका वे चेंज करे, ये अच्छी चीज़ है उसको अच्छी करे और जो बुरी है वो आपको बताए कि ये फैक्ट है इसमें और ये सही नहीं है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आपसे क्वेश्चंस करें या प्रोडक्ट के अबाउट डिस्कशन करें, प्रॉब्लम्स के अबाउट डिस्कशन करें, ठीक है। और साथ ही साथ के ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि द मोर द आइडियाज आर जनरेटेड इन ब्रेनस्टॉर्म, द मोर द डिस्कशन इज हेल्दी, क्योंकि हम आइडियाज़ के अबाउट बात करेंगे, जैसे जैसे कोई आइडिया किसी को पसंद आता है वो पिकअप कर लेता है कि ये मुझे अच्छा लगा है, मुझे तो ये ठीक लग रहा है, तुम बाकी अपनी राय बताओ, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द डिस्कशंस कैन बी हेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर्स। अब जो डिस्कशन के मेंबर्स होते हैं वो हेड भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं या इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, कुछ रूल्स हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, वो क्या है। नो क्रिटिसिज्म और नो नेगेटिव कमेंट्स इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में कोई एक दूसरे को गलत नहीं कहेगा, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड आइडियाज़ आर वेलकम, हर किस्म के आइडियाज़ को वेलकम है, जैसा भी आता है बताओ, अच्छा बुरा छोटा मोटा जैसा भी आता है बताओ, ठीक है। क्या बोला, आपका छोटा सा आइडिया भी किसी ना किसी चीज़ के काम आ जाए। तो क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ इज डिज़ायर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ होने चाहिए। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब हद से ज़्यादा सोचना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ के अबाउट सोच रहे हैं, अगर हम उसमें दूसरी चीज़ की भी प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर देंगे तो एक न्यू चीज़ बन जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल दिए इसमें है। Combination of ideas brings improvement and may produce new ideas. Sometimes reverse brainstorming is done. In every participant is provided with a paper where they can write all the generated ideas and they give their opinion on each idea. उसको हम brain writing कहते हैं।
ब्रेन राइटिंग में क्या होता है कि ये हमारे पास रिवर्स है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जिसमें हर पार्टिसिपेंट जो है वो पेपर पर लिखता है आइडियाज जो जो उसको आते हैं और फिर अपनी राय बताता है हर आइडिया पे। उसको हम ब्रेन राइटिंग भी कहते हैं। ब्रेन राइटिंग में क्या होता है कि अच्छी तरह से हम टेबल पर रख के एक टेबल टॉक कर सकते हैं और पेपर पर दिखा सकते हैं कि अगर हम इस तरह से करेंगे उस पर मैपिंग भी हर अच्छी से हो जाती है, ठीक है। In brain writing, the members can also criticize the ideas so that a refined version of the best idea can come on the table. Another technique जो है वो हमारे पास है problem inventory analysis, a method for obtaining new ideas and solution by focusing on existing problems. प्रॉब्लम इन्वेंटरी में क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि हम एक पेज पर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट की सर्विसेज, मार्केट में जो सर्विसेज और जो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हम तमाम चीज़ें जो हैं वो लिख लेते हैं और फिर बाद में उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। In this method, a list of problems related to market, product or services is provided to the participant in the beginning of the discussion. अब माइंड मैपिंग हमारे पास तीसरी टेक्निक है। अब माइंड मैपिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। हम किसी भी डाटा के अबाउट लिखते हैं, ठीक है। और फिर उसके जो हमारे पास जो मेन आइडिया होता है या मेन जो प्रॉब्लम होती है उसको हम दरमियान में लोकेट करते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को मैंने दरमियान में लोकेट किया और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैंने इस तरह से एक दूसरे से क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। तो ये होती है माइंड मैपिंग। क्या है कि एन अदर अप्रोच है जिससे हम अपना आइडिया जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। A central idea is written and then participants are asked to come up with associated idea that branch out the central idea। जो central idea से निकल रहे हैं उन आइडियाज़ पर डिस्कशन होती है, ठीक है। ये ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है और फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स। माइंड मैपिंग में टोटल 3 हमारे पास जो हैं वो फीचर्स होते हैं। पहला हमारे पास विजुअलाइजेशन होता है, दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर होता है और तीसरा हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज भी हमें मिल जाते हैं। अब हमारे पास अनयूटिलाइज्ड सोर्सेज क्या हैं जिनसे हम अपना आइडिया जो है वो जनरेट कर पाते हैं। सबसे पहला तो है हमारे पास लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज क्या है, जिसमें हमारे पास मैगजीन्स हों, ट्रेड जर्नल्स हों, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हों, डेटाबेसेस हों, मार्केट सर्च और रिपोर्ट और मैगजीन्स जो हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमें उनकी ऑथेंटिकेशन के अबाउट नहीं पता होता कि उनकी उनमें इंफॉर्मेशन कितनी ठीक है और कितनी गलत है। तो जो कि लाइब्रेरी में मैगजीन्स पढ़े होते होंगे उनमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो फेक नहीं होती। ऑल इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, ट्रू होती हैं, ठीक है। जो कि हाईली पेड भी होते हैं, इतना हम पे नहीं कर सकते तो हम लाइब्रेरी में ही जाके पढ़ लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। इंटरनेट क्या है कि अब इंटरनेट हमारे पास दूसरा अंडर यूटिलाइज रिसोर्स है। पहला है लाइब्रेरी, दूसरा है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट इज ऑल्सो अ रिच एंड मोस्ट यूज इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ठीक है, ट्विटर, वेयर एन एंटरप्रेन्योर कैन सी देम कि बहुत से रिसोर्सेज हैं जहाँ से इनको ढूंढ सकता है, देख सकता है। इट कैन ऑल्सो फाइंड द गैप, जनरेट एंड न्यू आइडिया, मेच्योर गैप भी देख सकता है, मार्केट गैप भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। अपना आइडिया बना सकता है, उसको मेच्योर कर सकता है। One thing must be kept in mind while using internet to get information is checking the source of that information. Most of the information on the internet is unauthentic. Entrepreneur must ensure that authenticity of the source. Entrepreneur also use search engines भी use करते हैं, libraries, engine, internet के बाद search engines भी आ जाते हैं, ठीक है। To get new ideas, he can she find the authentic magazines, journals, and to get their subscription. Subscription allow these websites to send emails alert to the subscriber about every new publication and events. Incubation center भी एक बहुत अच्छा जरिया है कि हम एक न्यू आइडिया को जनरेट कर पाएँ। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो लोकल इंक्यूबेशन सेंटर्स को विजिट करें और वहाँ पर देखें कि क्या आइडिया बनाया जा रहा है, इंडस्ट्री किस चीज़ पर फोकस कर रही है, कौन सी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की डिमांड है, ठीक है। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स मस्ट ऑल्सो कीप एन आई ऑन द बिजनेस प्लान कम्पिटिशन्स। और फिर जो जीतते हैं उनका भी आपने आइडिया देखना कि उनका आइडिया क्या था जो वो जीत गए हैं, ठीक है। प्लान आइडियाज आर विनिंग दीज कम्पिटिशन इंटरनेशनली एंड लोकली। उसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स एंड फैमिली भी जो है एक सोर्स ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं और उसका आइडिया जो है वो मैच्योर कर देते हैं।
एज वी नो डैट कि जब हम किसी चीज़ के अबाउट फैमिली या फ्रेंड्स में बैठ के बात करते हैं तो बहुत से आइडियाज़ जो हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब वो एक लोकल पर्सन होते हैं, वो अपनी मजबूरियाँ भी बताते हैं, अपनी वो सब मतलब कहते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं वो सबसे गुड लिसनर्स हैं और आपको ऑनेस्ट एडवाइस करते हैं, आपको हकीकत बताते हैं, ठीक है, हर चीज़ के पीछे छुपी मुश्किलात को भी बताते हैं और आसानियाँ को भी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मिनट ज़रा। Another benefit of sharing your idea with the family and friends is that you may invest in your business if they really like your idea. वो भी invest कर सकते हैं अगर उनको आपका आइडिया जो है वो पसंद आएगा, वो आपका पार्टनर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं potential entrepreneurs must listen to this kind of advices as a number of business startups fail because of inconsistency and incapacity and capability of the entrepreneur. Potential entrepreneur can get most benefit from family and friends if they have business entrepreneur background. They can give him her advice of experience. आप खुद ही पढ़ लें, उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन भी आ जाते हैं कि आपको एक्सपर्ट क्या राय देते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट राइट टाइम पे आपको राइट डिसीजन देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स मस्ट अटेंड द लाइव सेशन एंड लीडर्स टॉक शोज वेयर इंडस्ट्री leaders share their life stories and experiences. Entrepreneurs should try to make network with these experts to get benefit from their lifetime experience. Potential entrepreneurs can share their business idea with these experts to get a feedback and how realistic and workable the business idea is. आ जाता है। Intuition is defined as the ability to understand something instinctively without need of conscious reasoning. इंट्यूशन इज डिफाइंड हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है। इसमें क्या है कि आपके दिल और दिमाग किसी चीज़ पर अड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि करो, तो अगर आप ये करोगे काम तो वो मार्केट में जाके जी हिट हो जाएगा, ठीक है। आप कर नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी आप उसके अबाउट सोचते हैं, आपके पास कोई रीज़न नहीं है उसको सोचने की या उसको करने की, लेकिन फिर भी आप उस अबाउट सोचते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो मार्केट में जाके ये आइडिया जो है मेरा बहुत काम आएगा, ये प्रोडक्ट लोगों के बहुत काम आएगी। So it's an ability to know something without any information or proof. Some people rely more on the intuition or gut feeling, while others rely more on strategic reasoning, thinking over things before making any decision. As far as entrepreneurs are concerned, they are more of the intuitive type of people. Although they make a decision based on strategic thinking and reasoning, they also make decisions solely based on their gut feeling. Interviews with different entrepreneurs show that the decision they took on the base of gut feelings or intuition were right most of the times. It does not mean the intuition is never wrong, as some of the decisions were found to be wrong too, which were taken intuitively. According to the expert entrepreneur, taking decision based on the intuitive alone is a risk for business venture. Although entrepreneurs are risk takers, but risk taking blind risk can affect the business venture. Entrepreneurs should consider the gut feeling and intuition, but also collect information, do market research before taking any decision. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो रिस्क टेकर्स भी होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करते हैं, वो अपनी गट फीलिंग्स पर ही नहीं डिपेंड कर सकते हैं। कभी कभी वो जो गट फीलिंग्स हैं वो रॉन्ग भी निकल आती हैं और कभी कभी वो उनको बहुत ऊंचाइयों तक भी ले जाते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मिड टर्म है यहाँ पर कंप्लीट हुआ जा रहा है। टीम नंबर 1 2 3 4 5 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं फाइनल टर्म में। मेरी कोशिश होगी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँ जिन पर मैं ओवरऑल रिव्यू दे दूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 थीम पर भी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, बन गई तो ठीक है, नहीं बने तो फिर ना से। मिलते हैं अपने थीम नंबर 7 में। दुआ में याद रखिएगा। लेक्चर अगर आपको पसंद आते तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।